वो वहाँ पे आई थिंक कि नॉलेज टेस्ट उतना बेटर हाई वे में नहीं करते, वो टेस्ट करते कि आप कितना बेटर वे में टैकल करते हो, कि नहीं कोई भी सिचुएशन आपके ऐसा पास आता है जिसका जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप पैनिक कर जाते हो, घबरा जाते हो, नहीं होगा मेरे से, भाग जाते हो। वो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आई थिंक वो लोग ये टेस्ट करते हैं। Hi everyone, welcome to the Camel TV Toppers and initiated by Unacademy। दोस्तों, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, आपका क्वांट एजुकेटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और मेरे साथ आज हैं अमन जायसवाल, जिन्होंने इस साल IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर किया है, साथ ही साथ RRB PO का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और जब रिजल्ट आया था IBPS PO का, तो इनके मार्क्स कुछ इतने ज़्यादा आ गए थे कि इनका स्कोर कार्ड ही वायरल हो गया था। तो मिलते हैं अमन जायसवाल से। वेलकम अमन। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। तो कैसा चल रहा है? रिजल्ट के बाद बड़ा वायरल स्कोर कार्ड हुआ था, कैसा फील हो रहा है उसके बाद से? काफ़ी अच्छा है सर, जब से रिज़ल्ट आउट हुआ है उसके बाद से जो स्कोर कार्ड वायरल हुआ, तो वायरल होने के बाद फिर इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, उसके बाद से फिर काफ़ी प्रेजेंस अच्छा हो गया है, ऑनलाइन भी प्रेजेंस बढ़ गया है, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा मतलब प्रेजेंस है इस चीज़ में। तो अमन, रिजल्ट्स इतने शानदार रहे हैं। अब रिजल्ट्स की शुरुआत तो एक सपना लिया जाता है, ख्वाब लिया जाता है, कभी सोचा होगा आपने, तो कब से तैयारी शुरू की थी और किस तरह से एकदम से आपके मन में आया? मतलब कि आप कॉमर्स से थे, बैंकिंग का दिमाग में कैसे आया मतलब आपको? सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड साइंस है। मैंने साइंस से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था, जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ था। एंड 2020 में कंप्लीट होने के बाद फिर हम अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। एंड सिंस फैमिली बैकग्राउंड उतना स्टेबल नहीं था, तो मुझे थोड़ा अर्जेंट में एक मतलब स्टेबल थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए था, जहाँ पे कि मतलब एक स्टेबल लाइफ में हम शिफ्ट कर पाएँ। तो इस वजह से फिर हम अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का अलग अलग जो भी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है उन पे सर्च करने लगे। तो शुरुआत में UPSC वगैरह गया, बट एट द एंड समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड उतना टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो देन फिर बैंकिंग एंड SSC ऑप्शन बच जाता है। SSC ऑप्शन में जाने का सोचे, बट एट द एंड कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, SSC इज़ नॉट माई टाइप। मतलब मेरा जिस तरह से पर्सनल प्रोफाइल है, मेरे को जिस तरह से लगता है, जैसा मेरा कल्चर है, तो मेरे को लगा कि हम एक कस्टमर डीलिंग कर सकते हैं बेटर वे में, या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में रहें जहाँ पे मतलब एक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो। तो इस पॉइंट में मेरे को लगा कि बैंकिंग इज़ द राइट प्लेस। तो फिर मैंने बैंकिंग को एक्सप्लोर करने लगा, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने लगे फाइनेंस से रिलेटेड। तो मेरे को लगा कि ओके, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ये थोड़ा सा इट इज़ समथिंग जो कि मेरे लायक है। देन वहाँ से फिर बैंकिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। देन सितंबर 2021 से मेरा एक थोड़ा अच्छे लेवल पे मतलब सीरियसली प्रिपरेशन मैंने वहाँ से सितंबर 2021 से स्टार्ट कर रखा था। फिर वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किए 2-3 मंथ्स प्रिपरेशन किए। उसके बाद फिर समझ में आने लगा कि नहीं, अगर मेरे को जल्दी इस चीज़ को क्लियर करना है तो ऐसा कंफर्ट जोन में रह के नहीं करना होगा, लाइक कि थोड़ा पढ़ लेते 6 घंटा 7 घंटा ऐसे करते, ऐसा नहीं। मैंने सोच लिया कि नहीं, करना है तो पूरा अच्छे से करना है, एटलीस्ट 1 ईयर अपना लाइफ का पूरा इसको देते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर कुछ और में चले जाएंगे, ऐसा मेरा शुरू से सोचना था। एंड वहाँ पे फिर मेरे को लगा कि नहीं, अच्छे से देते हैं। तो वहाँ पे फिर मेरा जितना भी डिस्ट्रैक्शंस था, जो भी चीज़ हो सकता था जो कि मेरे को पुल आउट करता था, जैसे सोशल मीडिया था, कहीं कहीं पे फ्रेंड्स वगैरह लोग पे टाइम स्पेंड करना था, ये सारा था। तो उन सब चीज़ से थोड़ा कट आउट किए, सोशल मीडिया से थोड़ा कट आउट किए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बैठ के कॉन्वर्सेशन किए, उनको बोले कि मेरे को एटलीस्ट 1 ईयर का गैप चाहिए इन सब चीज़ों से। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने समझा एंड फिर उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। इवन वो लोग मेरा हेल्प भी करते थे, कुछ पर्सनल काम रहने से वो लोग मेरा हेल्प भी करते थे। इसके थ्रू मेरा 14-15 आवर्स का स्टडी एवरेज निकल जाता था, और ऐसे करते हुए मेरा स्कोर, सर आपको पता ही है कैसा रहा। अमन, 14-15 आवर्स की स्टडीज़ आप करते थे। आपका ग्रेजुएशन का एग्जैक्ट मंथ कौन सा था? जैसे 2021 में आप बता रहे हैं कि 2020 में सर ग्रेजुएट हुए थे। बाय सितंबर मेरा रिजल्ट आउट हो गया था ग्रेजुएशन का। ओके। और सेमेस्टर जो होता है वो आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास में हुआ होगा सेमेस्टर। तो उसके बाद ये सेल्फ मोटिवेशन था कि मुझे, जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे थे, हाँ, कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, UPSC SSC, आपने सब जगह एक बार हिट एंड ट्रायल जरूर किया हर चीज़ में। तो ये सेल्फ मोटिवेशन था या फिर फैमिली में कोई आपको गाइड कर रहे थे? फैमिली बैकग्राउंड एग्जैक्टली आपका क्या है, और आपको इस समय मोटिवेट और गाइडेंस कहाँ से हो क्या रहा था? मतलब कि एक होता है ना कि हर बच्चे को नहीं पता होता कॉलेज से निकलते मुझे UPSC SSC, वो आपके लिए कौन से फैक्टर्स थे?
सर वो फैक्टर्स ये थे कि मेरे जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में फैमिली भी बोल रहे थे कि जो करना है करो, मतलब आगे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई भी कर सकते हो, जॉब करना है जॉब भी कर सकते हो। बट बैक एंड में मेरे को पता था कि फैमिली कंडीशन क्या है, मेरे को वर्क करना पॉसिबल है, पढ़ाई अगर करे भी तो कुछ ऐसा पढ़ाई करे कि जो आगे जा कर के मेरे को एटलीस्ट एक स्टेबल लाइफ दे पाए। तो यहाँ से फिर मेरा गवर्नमेंट का तरफ जाने का डाइट हुआ। बट वही होता है कि उस सिचुएशन वो इतना डीप मतलब डाउन द जोन हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना, समझ पाना कि क्या करना क्या नहीं। तो वहाँ पे मेरे फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी बहन है, रंजना नाम है उनका, उसने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। वो हमेशा बोलती थी जो भी करना है अच्छे से कर। उसके अलावा और एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे, एक शंकर नाम का फ्रेंड है मेरा, एक फ्रेंड है, उसने मुझे याद है बारिश हो रहा था, शाम में बाहर चाय पिलाने लेकर गया और वो कहा कि ये अभी तू जिस जोन में है यहाँ पे अगर अच्छे से पुश किया 1 साल अगर तू अच्छे से दे देगा तो तू अभी निकाल देगा, आगे जाके एटलीस्ट तेरे को रिग्रेट नहीं हो कि कर ली होते तो बेटर होता, कर ले, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं चलेगा। तो वहाँ से फिर जोन मिला। और भी एक दो फ्रेंड्स हैं, उन सब ने अच्छे से गाइड किया, भैया लोग हैं वहाँ गाइडेंस से। फिर मैंने सोचा कि करके देखते हैं, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। वहाँ से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। और फिर वैसे बताया कि शुरू से ही सोच रहे थे करना है तो बहुत अच्छे लेवल पे करना। जब शुरू में ही कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में मैंने इंटरव्यू एक दो देख रखा था तो मुझे भी लगा था कि यार यहाँ पे मेरे को भी जाना है, मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे जाना है करके। तो शुरू में ही सोचा था कि ऐसा नहीं है कि कट ऑफ से 1-2 मार्क्स मतलब जैसे तैसे करके एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, कोई भी बैंक मिल गया बैठ जाना, वैसा नहीं। शुरू से ही मोटिव था कि करना है तो बेस्ट लेवल पे करना है, कि एक ये रहे कि मैंने वो अचीव किया, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा में हो गया, ऐसा था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। शुरू से ही था कि जो देना है बेस्ट देना है। और ऐसे करते करते फिर पढ़ते गए, मेरे को पता नहीं था क्या करना है, पढ़ते 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 फिर रिजल्ट आ गया एंड फाइनली आई एम हियर। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, एक जो अमन बात बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा 1-2 नंबर से सिलेक्शन हो जाए। अमन से मेरी बहुत बार बातें हुई है, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने बार बार बोली एक चीज़ कि सर मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद भगवान भरोसे रह जाऊँ कि भगवान मुझे बचा लेना। तो अमन के स्कोर्स यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे एक रफ नंबर्स पता है, आप एग्जैक्टली आपके मार्क्स एक बार बताएंगे IBPS PO मेंस में आपका फाइनल टोटल कितना है और मेंस का टोटल कितना है और सब्जेक्ट जो आप बताना चाहें। मेरा IBPS PO का फाइनल का टोटल 118.25 मार्क्स है, जिसमें से मेरे इंग्लिश सेक्शन में 32 मार्क्स है, क्वांट्स में मेरे 29.25 मार्क्स है एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आई एम नॉट श्योर, थोड़ा डेटा भूल चुके हैं उसमें। ओवरऑल 118.25 मार्क्स है एंड इसके अलावा मेरे RRB PO में 124 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, बैंक भी अलॉट हो गया था, बट फिर था उस रीजंस था जिसकी वजह से फिर हम उसमें स्विच नहीं किया एंड IBPS PO फाइनली गए। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि जो मार्क्स हमने बताए हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर बैंकिंग फील्ड के जो बैंकिंग के एंट्रेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मालूम है कि IBPS PO में 29 मार्क्स क्वांट में लाना, जहाँ कट ऑफ लगभग 2.5 नंबर 2.25 कट ऑफ थी, वहाँ पर 10 गुना नंबर कट ऑफ से ज़्यादा। और उसके अलावा ओवरऑल भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है। साथ ही साथ RRB PO में कट ऑफ कितनी थी? मेरे स्टेट की सर 98-95 के अराउंड थे, ओडिशा स्टेट है मेरा। अगेन फाइनल कट ऑफ से 25-26 नंबर ज़्यादा लगभग हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। तो ये काफ़ी हाई मार्क्स है अमन। तो एक्चुअली सब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया अमन ने, है ना। तो अपने बारे में बताओ कि कैसे आपने, जैसे आपने 2021 सितंबर से आपने सीरियस अटेम्प्ट तैयारी शुरू कर दी थी, तो कैसे तैयारी शुरू की, मतलब क्या किया, कैसे? एकदम से तो पता लगा नहीं होगा, थोड़ा सा बताओ शुरुआत कैसे किया आपने, क्या सक्सेस शुरुआत से मिलती गई, फेलियर्स आए, जो भी आए बताइए एक बार। प्रिपरेशन जब स्टार्ट किए तो सिंस सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग फील्ड में, मतलब PO लेवल में, वो SBI PO ही होता है जी। तो SBI PO वहाँ से मेरा एक ड्रीम था कि SBI PO को मेरे को टारगेट करना है वहाँ से। तो उसमें जैसे कि सिंस मेरे पास कोई प्लस सब्सक्रिप्शन वहाँ पे उस पॉइंट पर टाइम में था नहीं, तो हम YouTube से ही पढ़ाई अपना स्टार्ट किए थे सारा। वहाँ पे हम चेकआउट करते थे कि क्या क्या सिलेबस है और कहाँ कहाँ से पढ़ा जा सकता है, ये सब हम वहाँ पे चेकआउट करते थे। एंड वहाँ पे SBI PO ऐसा है कि बहुत टॉप लेवल है, तो सबको ही बोलते हैं कि अगर SBI PO क्लियर करना तो आपको टॉप में रहना होगा। लाइक ऐसा सोचना नहीं है कि थोड़ा सा ये छोड़ देंगे और कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उस लेवल का प्रिपेयर करना था, तो वहाँ से ही मेरा था कि बेस्ट लेवल पे करना है। वहाँ पे खोजते खोजते मेरे को एक साहिल खंडेलवाल सर करके है, क्वांट्स के ही टीचर है, उनसे मेरा मतलब क्लासेस उनका देखे, वहाँ पे मेरे को उनका क्लिक करने लगा, समझ में आने लगा कि वो किस तरह से पढ़ा रहे। तो उनका जो प्लेलिस्ट था, यूट्यूब में उनका प्लेलिस्ट था, वो वाला प्लेलिस्ट को वहाँ पे कंप्लीट किया। लगभग सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया, बट 1-2 टॉपिक्स ऐसा था जहाँ पे मेरे को वाइब मैच नहीं किया। मतलब पढ़ाया उन्होंने काफ़ी अच्छा था, बट मेरे पर्सनली वाइब वहाँ पे मैच नहीं किए। तो वहाँ से फिर मैंने 1-2 और टीचर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया कि और यही टॉपिक्स और कहाँ पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं सारा फिर क्यों पढ़ेंगे, तो जो टॉपिक्स बच गया, इन्हीं टॉपिक्स को और कहाँ पे पढ़ा जा सकता है।
तो वहाँ पे एक्सप्लोर करते करते एक दो टीचर्स मुझे मिले, उन टीचर्स के थ्रू मैंने टेलीग्राम में फ्री पीडीएफ्स के थ्रू वहाँ से पता चला। फिर फ्री पीडीएफ्स करते 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 मेरा लगभग नवंबर दिसंबर हो गया था, तभी IBPS PO 2021 वाला शेड्यूल था। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो प्रीलिम्स का उस टाइम पे कट ऑफ आई थिंक 50.25 के अराउंड गया था, और मेरा एग्जैक्टली 0.25 मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, बॉर्डर लाइन पे क्लियर हुआ था। तो ये बात तो पता नहीं था, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेरे को लगा कि ओके आई एम समथिंग। देन मेंस एग्ज़ाम देने गए। मेंस एग्ज़ाम में गए, फर्स्ट में रीजनिंग ओपन हुआ। रीजनिंग तो जैसे ही ओपन हुआ, वो रीजनिंग में मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये पेपर क्या है। 3 मिनट 3 मार्क्स के भी अटैम्प्ट्स नहीं कर पाए मैंने, वो लगभग 1 आवर का पेपर था। वहाँ इंग्लिश थोड़ा बहुत अटैम्प्ट हो गया, बिकॉज इंग्लिश में थोड़ा सा हम कंफर्टेबल थे। GA लास्ट के 15-20 दिन में जैसे होता है कवर करते हैं, यूजुअली लोग वही करते हैं। तो वहाँ से मेरा वहाँ से कवर करके GA का सेक्शनल जस्ट थोड़ा सा ही निकल गया था। क्वांट्स का पेपर जब देने गए तो क्वांट्स का पेपर में समझ में आया कि जो हम सोच रहे थे कि मेरा हो गया है क्वांट्स, वो एक्चुअली में नहीं हुआ है। बिकॉज प्रीलिम्स का जो लेवल था वो देख के लगता था, और प्रीलिम्स में ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है कि प्रीलिम्स में टाइम कम है, तो हमें क्या है, प्रीलिम्स हार्ड है, हमें बस प्रीलिम्स निकालना है। मेंस में क्या है, 1 घंटा का टाइम है, 45 मिनट्स आई थिंक होता है, तो निकाल लेंगे आराम से बैठ के। बट वो होता नहीं है, वहाँ 45 मिनट्स का 20 मिनट से भी कम लगने लगता है। क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने में आपका टाइम चला जाता है। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये गेम एक्चुअली जो है प्रीलिम्स निकल भी जाए तो मेंस में फंस जाएंगे। और मेंस में ऐसा नहीं है कि जस्ट कट ऑफ टच करना है, आपको कट ऑफ के ऊपर भी जाना होगा मेरिट बनाने के लिए। तो उसके लिए प्रिपरेशन में आई थिंक जनवरी के अराउंड था, तब मैंने समझ में आया कि नहीं, मेरे को मेंस में स्विच करना है। तब मेरे क्वांट्स में PO प्री के क्वांट्स में मेरे मॉक टेस्ट में लगभग 22-23 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 35। ये हम जनवरी 22 की बात कर रहे हैं। जनवरी 22 यस, उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया कि RRB PO वगैरह एग्जाम्स जो भी होता है वो लगभग अगस्त के आसपास लाइंड अप होता है। तो मेरे पास 5-6 मंथ्स का बफर पीरियड था। तो यहाँ पे हम एक बेट लिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पीरियड में हम थोड़ा मेंस में वर्क करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाई लेवल क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं, और एग्जाम से 1 महीना पहले हम वापस से उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे, और प्री में आगे फिर जैसे होता है वैसे करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से फिर मेरा मेंस का जर्नी स्टार्ट हुआ। मेंस का जर्नी स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने बताया फ्री PDF जहाँ से मिल रहा था, वहीं से मैंने फिलहाल मेंस का स्टार्ट किया। अब इतने में क्या हुआ कि बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल गया। मेरे भैया के एक फ्रेंड है, वो भी बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे थे, बट उनका एज जो होता है वो मतलब क्रॉस हो गया था एज, तो उस वजह से उनका प्लस सब्सक्रिप्शन पेंडिंग पड़ा था। तो उनका प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया, और वहाँ से मेरे को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल गया। तो वहाँ से मैंने जिनका फ्री PDF सॉल्व करते थे उन्हीं का क्लासेस सॉल्व किए। लगभग जनवरी में स्टार्ट किए थे, फेब के मिड तक में ख़त्म हो गया सारा कंटेंट जो भी था। अब कंटेंट ख़त्म हो गया, एंड बहुत आगे टाइम बहुत बड़ा है, आगे जो भी बचा है। मॉक टेस्ट में शिफ्ट करने की कोशिश की, बट मॉक टेस्ट में पॉसिबल हो नहीं पाता, बिकॉज क्या होता है ना, एक पेपर में 45 मार्क्स का होता है, बहुत थोड़ा ही सा क्वेश्चन मिल पाता है अच्छा लेवल का। वहाँ से फिर हम अलग में ही अनअकैडमी में ही सर्च किया और कौन कौन से टीचर है। तो वहाँ पे हर्षल सर आपको मिला वहाँ पे मेरे को। तो वहाँ पे अनअकैडमी प्लस में आपका जितना भी प्लस का कोर्सेस है वो कंप्लीट किया। लगभग उसको मेरे को 1 मंथ के अराउंड लगा उसको कंप्लीट करने में। हाँ 1 मंथ 1.5 मंथ के अराउंड लगा उसको कवर करने में, वो हो गया। एंड लाइव क्लासेस हम नहीं देखते थे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर, लाइव क्लासेस नहीं देखते बिकॉज बहुत लंबा ड्यूरेशन का लाइव क्लास होता था ना, तो मेरे को लगता था कि थोड़ा पॉसिबल नहीं है। शुरू में ऑब्वियसली देखते थे, जब समझ सॉल्व नहीं होगा तो ऑब्वियसली खोल के देखना ही पड़ेगा वो चीज़ तो, बट जो सॉल्व हो जाता है ऐसा नहीं कि उसमें ही बैठ करके हम देख रहे हैं जस्ट ऐसा, तो वो नहीं करने की वजह से मेरा 1.5-2 मंथ के अंदर में वो कंटेंट ख़त्म हो गया। अगेन सेम कंटेंट का तलाश में फिर वहाँ से इन्हीं आपका जो टीचर था वहाँ से फिर देखा कि आपके यूट्यूब में भी एक बार ऐसे स्क्रॉल करते करते फिर आपका वीडियो आ गया, लर्निंग कैप्सूल्स जो आपका चैनल है वहाँ पे चेकआउट किया। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन है, मेरे को 2 प्लेलिस्ट मिला था, आई थिंक 365 DA का एंड 200 अरिथमेटिक सीरीज़ का। तो वो वाला कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने में अराउंड मेरा अप्रैल मई के आसपास यहाँ हो गया, इतने में ये सारा कंटेंट खत्म हो गया। एंड अभी RRB PO सिंस क्लोज था, लाइंड अप था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेंस का जितना भी कंटेंट फ्री में प्लस में जो भी हो सकता था वो सारा कुछ करके बैकआउट करके ड्रॉप डाउन किए एंड मॉक टेस्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस अपना बढ़ाया। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हम सीख चुके हैं कि मेरे को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट अब मेरे को सीखना है कि मॉक टेस्ट में उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना है, कि सेलेक्ट करके उसको सॉल्व कैसे करें। इसका लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ का प्रैक्टिस हुआ। RRB PO का खैर उतना डिफ़िकल्ट लेवल पेपर होता नहीं है बिल्कुल। तो जिस भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट देते थे उस प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट भी रहता है। तो वहाँ से क्या करते थे, IBPS PO और SBI PO, ये जो प्रीमियम एग्जाम होता है। किसका दे रहे थे आप मॉक टेस्ट? ऑलिव बोर्ड सर, ऑलिव बोर्ड का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे। इस प्लेटफॉर्म से प्रीवियस ईयर का जो भी मॉक टेस्ट है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। इस ईयर का तो अनलॉक नहीं हुआ था बिकॉज एग्जाम नहीं आने से मेंस का अनलॉक नहीं होता है। वो जब एग्जाम आएंगे मेंस हाँ, तभी अनलॉक, तभी वो 1 by 1 अनलॉक होता है, तो ऐसा नहीं कि सारा एक साथ होता है। तो प्रीवियस ईयर का जो था वो अनलॉक हो पड़ा था,
तो SBI PO, IBPS PO, बीच में ECGC PO भी आई थिंक आया था, एक हाँ, ECGC PO आया था, वो उसका ही मॉक टेस्ट। ये सारा करते करते मेरा मॉक टेस्ट में ग्रिप बन गया, मेरे को मतलब समझ आने लगा क्वेश्चन देख करके कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटर होगा या नहीं। और ऐसा नहीं है कि मतलब सोचना पड़ता है सॉल्व होगा नहीं होगा, इतना कंटेंट जब सॉल्व कर लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस एक रहता है कि हम बैठ गए इसको सॉल्व करने, तो सॉल्व होना ही है। बट सोचना ये है कि उस टाइम पीरियड में यार कितना टाइम लगेगा, क्या वो वर्थ इट है या नहीं, ऐसा ये सोचना होता है। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को समझ आने लगा कि कम पीरियड में किस तरह से मॉक्स को मतलब क्वेश्चन को पिक करना है, और ऐसे करते करते फिर 29.25 मार्क्स इन IBPS PO। तो अमन ये तो मुझे समझ में आ गया आपके मैथ्स में इतने नंबर क्यों आए हैं। स्ट्रेटजी तो अच्छी खासी रही है आपकी, इतनी डीप डाइविंग रही है, एक एक चीज़ को आप ब्रेक कर रहे हैं वहाँ पर। और मैंने पूछा था आपसे जनरल स्ट्रेटजी, आपने मैथ्स के बारे में बता दिया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लग गया पता उसके लिए कोई मेरे को एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले। मगर अमन अब ये चीज़ है कि आप तो जैसे एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताते जा रहे हैं, है ना। बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैं बिगिनर हूँ, मैंने जैसे तैयारी शुरू की है, तो सबसे पहले जैसे आपने लास्ट ईयर जब एग्जाम दिए तो प्रीलिम्स आपका हो गया था, तो आपने इस साल मेंस को एकदम से डिटेल एकदम उसमें डीप डाइविंग की, बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई। प्रीलिम्स के लिए बच्चा क्या करे, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए किस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम्स को अप्रोच करना चाहिए, वो आप क्या बताएंगे। क्योंकि इस साल आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं हुई, मगर पिछले साल तो बहुत मेहनत लगी होगी, वो कैसे करना चाहिए थोड़ा सा बताएं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऐसा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए पीओ का अलग स्ट्रेटजी होता है, क्लर्क का सर आई थिंक अलग स्ट्रेटजी होता है, बिकॉज क्लरिकल एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने होते हैं ताकि वो कट ऑफ हाई रहता है, पेपर लेवल इजी होता है। बट पीओ में इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इवन इन प्रीलिम्स, मेंस में तो वो चीज़ है ही, इवन इन प्रीलिम्स इज दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल। बहुत लोग ये बैट करते हैं कि सिंस कट ऑफ लो जाता है, सोचते कट ऑफ क्लियर करना है, तो वो लोग दो टॉपिक्स होते हैं, जब क्वांट में एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक, इस टॉपिक को वो लोग छोड़ते हैं कि हम स्किप करके चलते हैं, DI एंड जो स्पीड मैथ्स होता है उसको क्रैक करके हम निकाल देंगे प्रीलिम्स। एंड रीजनिंग में होता है सिटिंग एंड पजल्स, बिकॉज यही कहीं ना कहीं जितना मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पूरे थ्रू आउट द जर्नी में, आई थिंक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट्स में सिर्फ दो ही चीज़ है जो कि आपका ये टेस्ट करता है कि आप पेशेंटली किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके जाते हो या नहीं। एंड क्वांट्स में दैट इज़ अरिथमेटिक, रीजनिंग में दैट इज़ सिटिंग एंड पजल्स। ये दो चीज़ें जो कि आपको लॉन्ग टर्म में 3 मंथ्स 4 मंथ्स प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यूज टू इट बनेंगे। और इवन ऐसा है कि आप उसको 1 मंथ 2 मंथ छोड़ोगे तो वापस उसी लेवल पे भी चल जाओगे, ये ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ टेस्ट करता है। कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं हो रहा 1 मंथ में, दे वांट 1 मंथ में रिजल्ट समथिंग, तो उस वजह से क्या करते हैं कि थोड़ा सा मतलब इस सब चीज़ों को छोड़ के चलते हैं। आई थिंक प्रीलिम्स में ये आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, क्लरिकल भी बाय गॉड सीरियस अगर हो भी जाता है, बट मेंस में आप फंस जाओगे। अभी के डेट में जैसे DI आ रहा है, मेरा IBPS PO एंड इवन SBI PO का भी एक्सपीरियंस है, तो जो DI आया है, DI में भी इवन दे आर इंक्लूडिंग अरिथमेटिक नाउअडेज, मतलब DI में भी वो अरिथमेटिक ला रहे हैं। यू आर थिंकिंग दैट लॉजिकल यू विल क्रैक द एग्जाम बाय सॉल्विंग द लॉजिकल रीजनिंग, इवन लॉजिकल में भी वो अरिथमेटिक डाल देते हैं। तो आपको अरिथमेटिक से थोड़ा एटलीस्ट यूज इट होना है, ऐसे भागने से आपका फिर काम नहीं चलेगा। आपको अरिथमेटिक को प्रीलिम्स में लेके चलना है, और जब आप लेके चलोगे 2-3 मंथ्स अरिथमेटिक प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया और आपको लगता है कि मेरा अरिथमेटिक हो गया, दैट इज़ नॉट हाउ अरिथमेटिक वर्क्स। आपको वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया, आपने वीडियो के थ्रू क्वेश्चन के टाइप समझा और क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये समझा है, उसके बाद आपको अपने एंड में बैठ के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है सर आई थिंक। तो अपने एंड में प्रैक्टिस करने के लिए सोर्सेस, आप जो भी सोर्स को फॉलो करो, क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन, इट डजेंट मैटर आप किस भी टीचर का क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि आप इस टीचर से पढ़ रहे हो तो उस टीचर का कंटेंट क्यों सॉल्व करो, क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन, आप किसी भी टीचर का मतलब फॉलो कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2-3 मंथ डाउन द लाइन सॉल्व करेंगे तो आपका सीटिंग एंड पजल अलॉन्ग विथ अरिथमेटिक, ये दोनों ही टॉपिक आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड देन मेंस में भी आपको एक टर्बुलेंस फेस करने को नहीं मिलेगा, यू विल गो स्मूथ इवन इन मेंस। तो ये रहेगा मेरा प्रीलिम्स का जो भी है। रीजनिंग में आई विल से कि रिसीटिंग एंड पजल्स को स्किप मत कीजिए। इवन मेंस के सेक्शन में भी इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि मिसलेनियस को सॉल्व करके यू विल क्लियर द कट ऑफ, तो आई वोंट से दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं सीटिंग एंड पजल अरेंजमेंट अच्छा, एटलीस्ट 1 या 2 सीटिंग एंड पजल अरेंजमेंट PO लेवल में तो आपको करनी होंगे, क्लरिकल में तो आपको करनी है खैर, तो PO में आपको वो चीज़ करनी होगा। तो प्रीलिम्स में आई थिंक सर दिस इज़ व्हाट आई विल से कि 2-3 मंथ्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, यू विल डू दैट। अमन, द वे यू आर स्किपिंग इट, द वे यू आर स्पीकिंग इट, इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वांट की बातें हुई, रीजनिंग की बातें हुई, इंग्लिश कैसे पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, क्योंकि इंग्लिश में मेंस में भी कितने मार्क्स 32 से 32 आउट ऑफ 40, मेंस में 32 आउट ऑफ 40, प्रीलिम्स में बात नहीं कर रहे। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं।
प्लीज़ बताइए इंग्लिश के बारे में। सर इंग्लिश आई विल से कि जितना मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्जामिनेशन को लेकर के, इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हाउ वेल यू रीड एंड हाउ वेल यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इट इज़ रिटन। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ कुछ एग्जामिनेशन पे ग्रामर पार्ट में थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है, दैट कि क्या मिस्टेक है बताओ। बैंकिंग में है वो चीज़, ऐसा नहीं है, नहीं एरर डिटेक्शन है, टॉपिक है, क्लोज टेस्ट से, ये कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ पे वो वर्क करता है। बट कहीं ना कहीं मेरे को, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इट इज़ मोर अबाउट कि हाउ वेल यू रीड एंड हाउ वेल यू कम्प्रीहेंड व्हाट इट इज़ रिटन। मतलब जो लिखा हुआ है उसको आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, एंड पढ़ करके वो क्या बोलना चाह रहा है, हाउ वेल यू कनेक्ट। एंड व्हेन यू रीड इट, जब आप कनेक्ट कर लेते हो, देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बिकम एन ईजी पार्ट, क्योंकि आपको पता होता है व्हाट इट इज़ सेइंग इन द पैराग्राफ, तो इट बिकम्स ईजी। तो आई विल से कि इंग्लिश में जो मिस्टेक होते हैं, आप ऐसा मत कीजिए कि इंग्लिश में पहले क्वेश्चन रीड कर लिए एंड देन यू जंप टू द पैराग्राफ। उसमें क्या होता है ना कि आप पूरा पैराग्राफ में वो जो बोल रहा है उसमें ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान रहेगा कि वेयर इट इज़ मैंशन द वर्ड, क्वेश्चन में जो वर्ड है ना, आप वो वर्ड को खोज रहे होगा पूरा पैराग्राफ में। यू वॉन्ट रीड वॉट इज़ रिटन इन द पैराग्राफ, तो वहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन बनेगा नहीं। एंड इफ़ इट इज़ समथिंग पॉइंटर वाला पैराग्राफ, मतलब ऐसा आरसी है जो कि पॉइंटर वाला है, जैसे पॉइंट्स वाला है कि वेयर डिड शी गो, ऐसा क्वेश्चन होगा तो यू विल डेफिनेटली सॉल्व। बट अगर वो ऐसा होगा जो कि इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड वाला होगा, तब डेफिनेटली आपका वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा और एक्यूरेसी ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो आई विल से रीडिंग कम्प्रिहेंशन में ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना बेटर हो सकता है रीड कीजिए। नॉट नेसेसरली कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स ही पढ़े, क्योंकि एडिटोरियल्स जो होता है वो बहुत हैवी टॉपिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, एस्ट्रोनॉमी, इन सब टॉपिक्स में। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो डोंट जंप इनटू दोज टॉपिक्स डायरेक्टली, तो आपका क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो जाए कि यार मेरे से हो नहीं रहा है। हाँ। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इट कैन बी एनीथिंग, आप ब्लॉग्स पढ़ लो, आपको जर्नल्स पढ़ना है आप जर्नल्स पढ़ लो, स्टोरी बुक्स पढ़ना है स्टोरी बुक्स पढ़ लो। बिकॉज इंग्लिश जो भी हो, एट द एंड इट इज़ अ लैंग्वेज, आप जितना यूज टू इट हो गए एक लैंग्वेज से, यू विल अंडरस्टैंड किया होगा किस तरह से बात किया जाता है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कि समथिंग देयर आर रूल्स, डेफिनेटली देयर आर रूल्स, ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश को जो कि आप जिनको ग्रामर रूल्स आई थिंक बोलता जाता है। मैंने कभी क्लास में अटेंड नहीं किया था, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स कि इनको किस वे में बोला जाता है, ग्रामर रूल्स बोला जाता है आई थिंक जी। तो ग्रामर रूल्स वगैरह क्लास में मैंने पर्सनली कभी बैठा नहीं, शुरू से ही मेरा था कि इंग्लिश में, जैसे मैंने बताया एडिटोरियल्स में रीड करता था। द हिंदू शुरू में हम नहीं पकड़े, बिकॉज शुरू में 1-2 डेज हम स्टार्ट किए द हिंदू से, बट मेरे को समझ में आया कि नो इट वोंट वर्क, बहुत ज़्यादा हैवी था वो। तो देन आई शिफ्टेड टू आई थिंक द इंडियन एक्सप्रेस, आई एम नॉट श्योर, इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई एक पेपर था, इन दोनों थोड़ा लो लेवल पेपर होते। तो इनमें आई शिफ्टेड, इनका एडिटोरियल्स थोड़ा रीड किए, थोड़ा यूज टू इट हुए 1 month 2 months, एंड देन आई शिफ्टेड टू द हिंदू। और वहाँ से फिर एडिटोरियल रीड करते 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 मेरे को समझ में आने लगा कि ओके इंग्लिश क्या गेम है। एंड देन मॉक में भी जो होता है, मॉक में भी जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है कि मेंस लेवल मॉक्स, प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली वेरी क्लियर, मेंस लेवल मॉक्स में क्या होता है ना, आपको पढ़ के जितना ज़्यादा बेटर वे में आप अंडरस्टैंड करोगे, उतना हाई लेवल एक्यूरेसी में यू विल प्ले। वरना अगर आप सही से रीड नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप डाउन होगा और आपको लगेगा कि इंग्लिश में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रहा है। ये सब इन्हीं वजह से होता है, बिकॉज आपने वो समझे ही नहीं वो क्या बोल रहे, एंड वो लोग क्वेश्चन में आपको फंसा देते हैं। तो आई वुड से कि डोंट रन बिहाइंड थिंग्स कि मेरे को ये करना है, मतलब ग्रामर पढ़ना है या फिर वो कैब्स याद करना, 2000-3000 वो कैब्स याद करना, डेली सुबह शाम रिवाइज करना, आई डोंट थिंक दैट इज सस्टेनेबल। मे बी अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दैट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज एट द एंड इट्स योर जर्नी, आपको जो चॉइस करना है आपको जैसा बेटर लगता है आप वैसा करो। बट पर्सनली मेरे लिए वो दैट वाज नॉट माई पार्ट, तो आई बेटेड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 32 मार्क्स आउट ऑफ 40। तो हमें प्रीलिम्स की बात हमने की, अब फाइनली बात हुआ है ना कि सक्सेस का रास्ता बैंक एग्जाम में मेंस के थ्रू ही निकलता है। मेंस तो कंपलसरी है। मेंस एग्जाम्स की जब भी बारी आती है तो स्टूडेंट्स में एक डर होता है कि पता नहीं बहुत टफ होता है, बहुत लेंथी होता है, और वो बार बार सोर्सेज के लिए थोड़ा सा क्रंच चलता है कि मैं कहाँ से पढ़ लूँ, क्या कर लूँ, क्योंकि इंटरनेट पे सोर्सेज अब ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप थोड़ा अपने सोर्सेज बताइए कि किस तरह के सोर्सेज यूज़ किए और उनको कैसे ऑप्टिमाइज किया। मतलब सोर्सेज ज़्यादा हैं, आपने यूटिलिटी कैसे बनाई आपकी, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चलते हैं ताकि जिस भी बच्चे को जहाँ पर डाउट होगा वो अच्छे से उस पार्ट को देख पाएँ। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है जो कि काफ़ी इन दिनों टफ आ रहा है, उसकी तैयारी कैसे की आपने? जनरल अवेयरनेस सर, मैंने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मैंने जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया था। जैसे IBPS PO 2021 का हुआ था, तो वहाँ पे जो मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम के जस्ट 15 डेज 16 डेज पहले जब प्री का रिजल्ट आता है, देन आई शिफ्टेड टू जनरल अवेयरनेस। तो वहाँ पे रीड किए तो मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था, बिकॉज मंथली PDFs कवर करना, दैट टू 3-4 months का, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। ऑल्दो आई क्लियर्ड द कट ऑफ, बट मेरे को समझ में आया कि अगर, जैसे मैंने बताया कि मेरा शुरू से था कि डू समथिंग एट द बेस्ट और डोंट डू दैट।
तो इस वजह से मैंने वो ऐसा लगा कि मेरे को समझ में आया कि नहीं, इसको लेके तो आगे चलना ही पड़ेगा। तो देन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स जब मैंने मेन स्विच किया तो वहाँ से मैंने डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। IBPS PO का जैसे मैंने बताया कि 15-16 डेज़ का जो गैप था, वहाँ पे मैं PDFs पढ़ता था एंड ऑनलाइन यूट्यूब में सर्च करता था कोई टीचर्स का बेटर मिल जाता। तो वहाँ पे ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म में एक आदित्य सर करके उनका एक शो आता है, डेली करंट अफेयर्स शो होता है, TNA, टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस। तो वो जो क्लासेस है वो डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं। तो उन क्लासेस को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। मेरे को उनका समझाने का तरीका ज़्यादा बेटर लगा। मतलब जैसे कि बैंकिंग टॉपिक्स जो होता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है, वो बहुत अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जैसे कोई अगर बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक आता है तो वो तो समझाते ही समझाते, उसका बैक का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आए तो ऐसा नहीं है दैट ही एक्सप्लेन ओनली द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर मेरे को लगने लगा। तो वहाँ से हम कनेक्ट किए एंड आई फॉलोड हिम रेगुलरली अंटिल आई थिंक सेप्टेम्बर। RRB PO जब हुआ तो RRB PO जब हो गया क्लियर, तो उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर डेली करंट अफेयर्स जो होता है उसको ड्रॉप डाउन कर दिया, मैं पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड मंथली PDFs जो होते हैं। जैसे कि उसके बाद IBPS PO मेंस आई एम नॉट श्योर दिसंबर के अराउंड हुआ था, दिसंबर नवंबर इसके अराउंड हुआ था आई थिंक। IBPS PO का मेंस नवंबर, हाँ 26 नवंबर। तो 26 नवंबर जैसे है तो उसका कुछ टाइम पहले ही मैंने सेम जैसे मैंने 2021 में किया था, उसके पहले मैंने PDFs लगाना स्टार्ट किया, मंथली PDFs। उस टाइम पे अभिजीत मिश्रा सर करके है, उनका जो मंथली PDFs होता है मैंने वो लगाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मैंने कवर किया। ऑल्दो आई क्लियर्ड द कट ऑफ, बट एट द एंड आई विल से कि डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना इज़ फार मच बेटर देन मंथली PDFs एंड में करना। बिकॉज डेली करने से क्या है ना, यू गेट इन टू द प्रोफेशनलिज्म। बैंकिंग फील्ड में जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए आप उसमें एंटर कर जाते हो डेली करने से। बट आप मंथ में कवर करें तो यू आर टेकिंग इट एज अ सब्जेक्ट। तो आगे जाकर के आपको फिर वो इशू क्रिएट करेगा। आप बैंक में जा रहे हो, आपको पता नहीं है बैंक कैसे वर्क कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज दैट? तो जनरल अवेयरनेस के लिए मतलब पहले डेली और लास्ट में रिवीजन के टाइम पे कंपाइलेशन। यस, कंपाइलेशन। ठीक है। और इंग्लिश में आपने कोई सोर्सेज फॉलो की हो, बुक्स फॉलो की हो प्रिपरेशन, क्योंकि इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा रहेगा। यस, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। फिर भी अगर कोई सोर्सेज वगैरह जो आपने फॉलो किए हो जो आपको लगता हो कि वो वर्थ है कि इनको करना ही चाहिए, कुछ ऐसा अगर है तो? अब देखिए, अगर इंग्लिश ऐसा है कि आपका इंग्लिश से बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं है, आपने कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी इंग्लिश देखा ही नहीं है, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, तो उस केस में आपको डेफिनेटली थोड़ा एक टीचर का सपोर्ट चाहिए होगा। आपको समझना होगा कि किस तरह से पढ़ना है। बिकॉज आप फिर रीड करोगे, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। इट्स लाइक अभी आप मेरे को चाइनीज़ पकड़ा दोगे और बोलोगे पढ़ लो, आई कांट रीड दैट। तो मेरे को थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक समझना ही पड़ेगा। तो अगर आपको वैसा सिचुएशन में तो आई डेफिनेटली से कि आप क्लासेस करो, जिन भी टीचर्स का आप करते हो वहाँ से करके कवर कर लो। बट यही है कि उसमें बैठे मत रह जाओ कि वही करते रह रहे हो पूरा 1 ईयर 2 ईयर थ्रू आउट द जर्नी। सीख जाओ लैंग्वेज एंड देन शिफ्ट टू योर पार्ट विच इज़ रीडिंग। जितना बेटर आप रीड करो, मूवीज़ देख रहे हो तो इंग्लिश सबटाइटल्स में देखो। टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, बट घर में इंग्लिश में ही बात कर लो अगर कोई सिबलिंग्स है या कोई है कुछ भी है तो इससे क्या ना, जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज से यूज टू इट होगे उतना बेटर आपको समझ आने लगे कि ओके दिस इज़ रॉन्ग। तो जो एक एरर डिटेक्शन में होता है ना कि आपको रीड करके बताना होता है कि इसमें ईज गलत है, आर गलत है, वो तो उसमें रूल अप्लाई करना दैट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल। बट ये नहीं, जितना आप यूज टू इट हो जाओगे, रीड करने लगोगे, बिना रूल जाने आपको समझ आया कि ओके यहाँ ईज नहीं आर होगा, तो वहाँ रूल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। वरना फिर रूल है तो आप फिर रूल लगाते रहिए, कोई बात नहीं, लगाइए। आपने कोई क्लासेस किया, आपका मीडियम इंग्लिश था या जिसमें? मेरा CBSE मीडियम था सर। CBSE से था मेरा। बोर्ड था आपका? यस, CBSE बोर्ड था सर। तो आपको क्लासेस आपने की या फिर सीधा मॉक टेस्ट लगाए? मतलब इंग्लिश आपने कैसे की पर्सनली? मैंने पर्सनली फ्रॉम द डे 1 ऑफ द प्रिपरेशन सितंबर 2021 से मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर रखा था। न्यूज़पेपर शुरुआत में तो पूरा न्यूज़पेपर रीड करते थे, 3-4 आवर्स लग जाता, सारे न्यूज़ एडिटोरियल अलॉन्ग विद द न्यूज़ जो होता है। बट देन फिर 1 मंथ डाउन द लाइन मेरे को समझ आया कि नो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, यू ओनली रीड द एडिटोरियल्स रीड करो, उसमें समझ जाओ, दैट इज़ इनफ। तो फिर मैंने एडिटोरियल में स्विच किया एंड देन डेली एडिटोरियल्स जो रीड होते थे वो मैंने लगभग सेम सितंबर और अक्टूबर, जब तक RRB PO मेंस नहीं हुआ था तब तक मेरा ये रेगुलर चलता गया। वहाँ से फिर कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट वहाँ तक मेरा कंटिन्यूसली वो रेगुलर चलता रहा था सर। ओके। GA की बात हो गई, इंग्लिश की हो गई, रीजनिंग में मेंस की तैयारी कैसे की? रीजनिंग का मेंस पेपर बहुत लेंथी होता है, एवरीवन नोज, जो भी पेपर देते हैं बहुत लेंथी पेपर है और सबसे ज़्यादा टाइम लिमिट भी उसी को दी जाती है, सेक्शनल टाइम लिमिट भी। तो रीजनिंग के क्या तैयारी कैसे की रीजनिंग, क्योंकि पेपर बड़ा लेंथी और टफ होता है, कैसे किया रीजनिंग के लिए तैयारी? रीजनिंग के लिए सर जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैंने पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट इसको स्किप करते हुए चले थे। तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को हम अच्छा लेवल पे लेके गए। फर्स्ट ऑफ ऑल पजल्स, अंकुश लांबा सर जो है बैंकिंग क्रॉनिकल्स उनका चैनल है, हम उनको फॉलो किए थे, उनका मेथड से हम सॉल्व करते थे जो भी होता है।
वहाँ से फिर जब मेरा पजल्स में एक लेवल आना, मतलब प्रीलिम्स लेवल पजल जो होता है पीओ, उसको सॉल्व करने में 2.5 मिनट्स 3 मिनट्स लगा। देन आई शिफ्टेड टू मेंस। उन्हीं टीचर का मैंने मेंस के क्लासेस किया। मेंस के क्लासेस उनका यूट्यूब में भी प्लेलिस्ट आई थिंक 74-75 वीडियोज़ हैं उनका, मेंस का ही है, वो मैंने कवर किया। वहाँ से मेरा एक बेस स्ट्रॉन्ग जो होता है वो बना है मेंस में रीजनिंग को लेकर के। एंड देन जैसे बताया कि मेरा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तब तक हो चुका था, फिर उनका प्लस सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई विल से कि रीजनिंग सेक्शन अगर आप मेंस लेवल पे जा रहे हो पीओ एग्जाम्स के लिए, सर पीओ एग्जाम में अगर रीजनिंग का मेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, मिसलेनियस देर आर क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह टॉपिक्स है, बट जो मेन सबसे हाई वेटेज का होता है वो कहीं ना कहीं सिटिंग एंड अरेंजमेंट एंड पजल्स होता है। लगभग 3 to 4 समटाइम्स 5 इवन मेंस के पजल्स आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफिकल्ट होते हैं सर। इवन इन IBPS PO मेंस आई नो 2 मार्क्स में एक पजल था, दैट वाज डिफिकल्ट, दैट वाज ट्रिकी आई नो, बट उसके अलावा 2 पजल्स और थे, इट वाज वेरी इजी। लगभग वो मेरे को पर्सनली लगा कि RRB PO का जो मॉक देते थे वो जो लेवल था, मेरे को कहीं ना कहीं पर्सनली वो लगा, 8 लोग बैठे थे, दैट वाज टू ईजी। तो ऐसा नहीं है कि सीटिंग अरेंजमेंट से आप बिल्कुल छोड़ के चलो, कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं कि बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो वो लोग ईजी डाल देते हैं उसको एंड मिसलेनियस को हार्ड कर देते हैं। तो ऐसा आप थोड़ा सा लेकर के चलो, क्वेश्चन मेंस का जो पेपर आपके सामने खुले तो उसको अच्छे से देखो कि क्या क्या टॉपिक्स आप कर सकते हो एंड देन यू सॉल्व इट। एंड रीजनिंग में मैंने पर्सनली सर इनपुट आउटपुट टॉपिक ये एंड हमारा जो होता है कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों टॉपिक्स मैंने सॉल्व नहीं किया था पर्सनली, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स जो है मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा है जो कि आप करोगे तो डेफिनेटली विल गेट टू इट, बट करते करते कहीं ना कहीं वो क्लिक होना चाहिए वहाँ पे। हाँ। अगर क्लिक नहीं हुआ तो योर प्रैक्टिस जितना भी आप करोगे दैट इज़ नॉट वर्थ इट, वो फिर सॉल्व नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे हम तो इसी को करेंगे सोच के आए थे, नहीं हुआ तो वहाँ से डिमोटिवेशन अलग आ जाएगा। इसी वजह से हम इन दोनों टॉपिक्स को स्किप करके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में फुल फोकस किए थे, और इसको हम जितना मैक्स ले जा सकते थे उतना मैक्स ले करके गए, थ्रू जितना भी कंटेंट पॉसिबल मेरे को सॉल्व कर पाए, चाहे वो यूट्यूब हो, अनअकैडमी प्लस हो, इवन मॉक टेस्ट हो, जितना हो सके हम मैक्सिमम सॉल्व करते थे। एंड ऑब्वियसली फिर रीजनिंग का सेक्शन में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेरे PO मेंस जो IBPS PO में, इसमें 3 पजल्स मैंने सॉल्व किया हुआ है। आउट ऑफ आई थिंक देयर वर 4 पजल्स, एंड दैट टू 1 ब्लड रिलेशन का पजल था जो कि बाद में बाहर आकर के मेमोरी बेस्ड पेपर है मैंने देखा तो दैट वाज टू ईजी, बट फिर वही है कि मैंने बताया 2 मार्क्स में एक ट्रिकी पजल था, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो ईगो में चला गया या क्या आई डोंट नो, बट वहाँ पे हम थोड़ा सा आई थिंक 15 मिनट्स अराउंड वहाँ पे स्पेयर हो गया मेरा था। आपने देखो मेंस की बात की हम लोगों ने, यस, प्रीलिम्स की बात होने का, GA इंग्लिश रीजनिंग की हो गई बात, क्वांट को आपने शुरू में सारा कुछ बता दिया है, फिर भी अगर क्वांट के आप मेंस के स्पेशली सोर्सेज अगर आप मेंशन करना चाहें जिनसे आपने तैयारी की हो, जस्ट टू एनलिस्ट टुगेदर सारे सब्जेक्ट के साथ में, तो आप बता दीजिए। डेफिनेटली अगर आपको क्वांट्स प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली यू नो द सोर्सेज, बट मेंस में क्या होता है ना, सोर्सेज के लिए बहुत होता है कि आपको मतलब थोड़ा सा अच्छे सोर्सेस होना चाहिए, और ऐसा है कि आप जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हो डजेंट मैटर, उनका कंटेंट सॉल्व कर लो, बट ऐसा नहीं है कि उन पे डिपेंडेंट हो जाओ कि ये टीचर और कंटेंट लाएंगे तो हम तभी पढ़ेंगे। दिस इज़ आई थिंक नहीं, आप जब उनका कंटेंट सॉल्व कर चुके हो तो आप दूसरे टीचर का कंटेंट सॉल्व कर लो, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि दैट दिस इज फ्रेम्ड बाय दिस टीचर सो इट विल कम इन एग्जामिनेशन, दैट इज नॉट द थिंग। अरिथमेटिक आप क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी टीचर का सॉल्व कीजिए, यू आर सॉल्विंग अरिथमेटिक, नॉट उस टीचर का क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन नहीं है, टैग, इट इज नॉट टैग क्वेश्चन। आपको जहाँ क्वेश्चन मिल रहा है आप वहाँ से क्वेश्चन पिक कीजिए, don't take it like कि I am reading from this teacher, why would I solve the questions of this teacher? This is I think wrong, yes. Because you are preparing for bank examination, you are not becoming a fan of a particular teacher, तो take it that way। आप क्वेश्चन जहाँ से भी मिले, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से मिले मेंस लेवल का आप सॉल्व करो, डेफिनेटली एग्जाम में क्लिक होगा। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपका सेम क्वेश्चन आए, बट अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है तो न्यू भी आएगा ना, तो यू विल नो कि ओके ये तो ऐसे होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है जो कि डेवलप हो जाता है। शुरुआत में आप करोगे 1 मंथ आपने प्रैक्टिस किया एंड यू आर थिंकिंग कि अमन का ये हो गया था, मेरा तो नहीं हो पा रहा है, एंड देन यू विल स्टॉप, तो इट वोंट हैपन। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months एंड दैट टू रिगरस प्रैक्टिस। मैंने जैसे बताया कि मेरे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे आई हैव कट दैट ऑल ऑफ देम डाउन, जितना भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकता सारे को सारे कट करके मैंने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन में टाइम दिया। तो इस वजह से आई न्यू कि मेरा प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल पे, तो इसी वजह से RRB PO का भी जो फॉर्म था वो हम इसी वजह से फील किया था, बिकॉज आई नो कि मेरा RRB PO क्लियर ही है। बिफोर द एग्जामिनेशन आई न्यू कि दैट इट इज़ क्लियर। आई वॉज जस्ट गिविंग द IBPS PO RRB PO एग्जामिनेशन ओनली टू अपीयर इन द इंटरव्यू पार्ट, कि इंटरव्यू में यहाँ पे अगर मेरे से इफ़ आई एम नॉट दैट यूज्ड टू इट इन इंटरव्यूज़, तो यहाँ पे मेरे को एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस रियल लाइफ मिल जाएगा, तो दिस वुड हेल्प इन IBPS एंड SBI एग्जामिनेशंस। दैट वाज माय मोटिव बिहाइंड अपीयरिंग फॉर RRB PO एग्जामिनेशन।
And then as soon as I cleared RRB PO examination, I knew, even IBPS PO का फाइनल रिजल्ट वॉज नॉट आउट. आई न्यू कि मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एंड मेरे पास हाथ में एक जॉब था RRB PO का बैंक में ही. बट आई रिजेक्टेड दैट बिकॉज आई रिमेन ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. आई न्यू कि जब इसका पर्पज़ ही ये था कि इसको इंटरव्यू में ही लेंगे, तो वाई इंक्रीज द एक्सपेक्टेशन अगर कुछ हो गया है तो. अगर इसको हम ड्रॉप करते हैं एंड IBPS PO करते हैं और ये नहीं भी होता है, तो कहीं ना कहीं दैट इज़ माई मिस्टेक. ऐसा क्यों करना है कि मतलब मेरा RRB PO मिल गया, हम ले लिए, ये नहीं हुआ तो ठीक है मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया. आई टेक इट दैट वे कि दैट इफ़ मेरा कोई टारगेट है तो आई लुक इनटू दैट टारगेट ओनली. ऐसा नहीं है कुछ और मिल गया तो वहाँ पे जा कर के फिर ये नहीं हुआ तो यू विल टेल देखिए ये हो गया वगैरह. नहीं होता तो भी आई वॉज ओके कि हाँ ठीक है मेरे से कहीं ना कहीं कमी हो गया. मेरे को समझ में आ जाता है कि ओके इतना में नहीं होगा, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर हम और बेटर प्रिपेयर करते हैं. हालांकि नेक्स्ट ईयर आई वॉज नॉट थिंकिंग कि आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. आई न्यू दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट. इवन IBPS PO आई हैव क्लियर्ड. SBI PO में कुछ सर्टिफिकेट का इशू है, इस वजह से आई डिडंट अपीयर फॉर द इंटरव्यू. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट नेक्स्ट ईयर आई विल अगेन अपीयर फॉर SBI PO एग्जामिनेशन. नो, आई एम आउट ऑफ दिस. आई न्यू कि आई हैव क्लियर्ड IBPS PO एग्जामिनेशन. इवन अगर फ्यूचर में आई फाइल सॉल्व गिव एनी एग्जामिनेशन, आई विल गिव समथिंग विच इज़ अबव दिस लाइक RBI Grade B or any high level examination. Why would I again give SBI PO one more year? So I take it that way. तो हमें सारी बातें समझ में आ गई. मेंस के लिए आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, सोर्सेज बताए हैं, और इंटरनेट पर अभी देखा जाए तो एक एस्पिरेंट बहुत सारे टॉपर्स को देखता है. सभी लोग अपने अपने सोर्सेज बताते हैं, बुक्स बताते हैं, क्लासेस बताते हैं, तो एक बहुत बड़ा महासागर सा बनता चला जाता है ना. तो कई बार एस्पिरेंट को डाउट होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम रिलेवेंट है या नहीं, कि मेरे टीचर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ा रहे हैं या ये बहुत ईजी है या मटेरियल कैसा है. तो उसमें जजमेंट कैसे हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर है जिससे आइडिया लग जाए. तो वो जजमेंट एक एस्पिरेंट कैसे करे? सर अगर आपको डाउट है कि आप जो पढ़ रहे हो, मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो दैट इज़ रेलेवेंट और नॉट, तो यू लुक इनटू प्रीवियस ईयर पेपर्स कि पहले क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, और फिर मैच करो कि ओके जो आप पढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है या नहीं है. इसको आप लिंक कर सकते हो कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ओके कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो यू विल हैव टू प्रिपेयर इट दैट वे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है, सिंस आपने जैसे बताया कि इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर होता है कि बाहर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में डेफिनेटली यूट्यूब चैनल्स, आप ही का यूट्यूब चैनल जैसे क्वांट में मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है लगभग उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है एग्जैक्टली. तो वहाँ से एग्जैक्ट आपको इंसाइट मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, यू आर डूइंग इट और नॉट. रीजनिंग के लिए एक वर्चुअस चैनल है यूट्यूब में है, वो सर रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर के आते हैं. वहाँ से आप रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर ले सकते हो. रीजनिंग में इंग्लिश में आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग लाइक मेमोरी बेस्ड पेपर, बिकॉज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, व्हाट विल बी द मेमोरी बेस्ड पेपर. एंड GA का क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एक चैनल में मिल ही जाता है, तो उसमें यू डोंट नीड कि आपको क्या किस तरह से करना है. तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितना बेटर वे में देखो, समझो, रियलाइज़ करो, एनालाइज करो, आपको समझ में आने लगेगा कि ओके व्हाट यू आर रीडिंग दैट इज़ सिमिलर टू व्हाट विल अपीयर इन एग्जामिनेशन और नॉट. तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही समझ में आएगा. और आई डोंट थिंक कोई तरीका है. जैसे ये होता है कि आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में इतना डिफिकल्ट एग्जाम में आया कि नहीं, डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑलिव बोर्ड से, उनका मॉक टेस्ट जो होता है वो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उससे हल्का सा अप होता है. तो ऐसा नहीं है कि आपका मॉक में कम आ रहा है तो यू पैनिक कि मतलब इसी लेवल का एग्जामिनेशन में आएगा. इवन ऐसा नहीं है, जैसे कि उस प्लेटफॉर्म का IBPS PO और SBI PO का जो मेंस लेवल मॉक्स था क्वेश्चन, सर मेरे को भी 2 मिनट के लिए खुद पे डाउट होने लगा कि यार इतना हाई लेवल आएगा तो कैसे करेंगे. बट व्हेन आई एक्चुअली वेंट इनटू द एग्जामिनेशन आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जितना बताया गया है. एग्जामिनेशन में थिंग्स हैपन. अगर आप पैनिक नहीं करोगे और बेटर वे में आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट में प्ले करोगे, ऑब्वियसली आप पेपर को पहले देखोगे क्या है. अब जब पेपर को आप खुला है आपके सामने तो देखो पेपर को कि उसमें क्या आया हुआ है. पूरा का पूरा एक होता है कि आप पूरा का पूरा खोल के देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे मेंस लेवल में क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हो ना, इट इज़ इतना कॉम्प्लेक्स होता है पेपर कि पीछे का आप भूल ही जाते हो कि क्या है. तो इस पॉइंट में ऐसे कि जब आप आगे बढ़ रहे हो और आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि जो आपके जोन में, मतलब यू कैन सॉल्व इट राइट नाउ, वहीं पे सॉल्व कर दो उसको एंड देन गो अहेड. ऐसा नहीं कि पूरा स्कीम कर लिए और फिर वापस आए. दैट इज़ ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी. आई वोंट से दैट इज़ नॉट रॉन्ग स्ट्रैटेजी. अगर आपका मेमोरी स्ट्रॉन्ग है एंड पूरा क्वेश्चन स्क्रिप्ट रीड करने के बाद भी यू नो कि पीछे में क्या क्वेश्चंस थे एंड यू कैन मतलब एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि ऐसे से सॉल्व कराएं, देन यू कैन गो फॉर दैट. बट मेरे केस में ऐसा नहीं था. सॉल्व करते करते थोड़ा आगे जा करके मेरे को लगता था कि ये मेरा जोन में है, तो आई यूज़ टू सॉल्व इट डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व कर देते थे एंड देन आगे बढ़ते थे. ऐसे करके हो जाता था पेपर. अमन,
अब चूंकि मैं एक एजुकेटर हूँ तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम बार बार आती है जो बच्चे रखते हैं, और वही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप सेलेक्टेड हो, ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम में जब रह जाते हैं ना कि 1 महीना रह गया, जैसे मतलब मान लीजिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने लग गया है या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले वाला टाइम भी एडमिट कार्ड आने लग जाते हैं, मतलब 10 दिन 15 दिन, जब एडमिट कार्ड देखने लग जाता है ना कि लगता है सिर पे तलवार आ रही है, अब उस समय बच्चा पैनिक होना शुरू हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, लास्ट में कैसे करूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़े होते हैं। अब लगता है रिवीजन कैसे करूं फटाफट, मैं चीज़ें भूल तो नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम जो लास्ट का वो पीरियड होता है ना कि लास्ट के 15 दिन पहले बस एडमिट कार्ड आ गया, बस एग्जाम आने वाला है, उस टाइम क्या कुछ शॉर्ट नोट्स बना के आप करते थे, कुछ जैसे होता है स्टडी टेबल के ऊपर कुछ चिपका रखा था, उस समय का क्या कुछ जुगाड़ वगैरह है तो बताओ, बच्चे जुगाड़ के लिए चाहिए सब कुछ। प्रीलिम्स का अलग होता है, मेंस का सर अलग होता है दोनों केस में। ओके। मेंस में तो ऐसा है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हो, उसके बाद आपको वेट नहीं करना है कि व्हेन रिजल्ट विल बी आउट यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, एंड दैट टू प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप क्लोज टू 1 मंथ के अराउंड होता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप प्रीलिम्स कर रहे हो प्रीलिम्स से सडन निकल गया एंड देन यू शिफ्ट टू मेंस, दैट टू फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग। जीए में तो यू कैन डू दैट इन 1 मंथ, बट क्वांट्स एंड रीजनिंग आप 1 मंथ का प्रैक्टिस में अगर मेंस में जाके बैठोगे तो डेफिनेटली यू विल फेस अ टर्बुलेंस वहाँ पे जा करके। तो मेंस का तो सर यही है कि इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको एंड में क्या करना है। एंड में तो इवन जो एग्ज़ाम के पहले 10-12 डेज होता है वहाँ पे आपको 2-3 डेज में एक मॉक लगाना है एंड जितना मैक्स हो कि आपको जी के रिवाइज करना है। बिल्कुल मेंस के केस में इट इज़ नॉट कि आपको वहाँ बैठ के पजल्स एंड क्वांट्स का डीआई सॉल्व करना है, वो काम पहले करना था। ये तो मेंस का होता है कि मेंस के पहले आपको क्या करना है। प्रीलिम्स के पहले क्या होता है कि प्रीलिम्स के पहले जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मतलब प्रीलिम्स के पहले आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रीलिम्स जैसे मान के चलिए सपोज आरआरबीपीओ है, आरआरबीपीओ मान के चलिए अगस्त के टाइम पे हो रहा है, तो अगस्त के जस्ट 1 मंथ पहले तक आप ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रहे होगे, अच्छा हाई लेवल क्वेश्चंस लगा रहे होते होगे। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप जब उसके बाद सडनली प्री लेवल एक मॉक लगाओगे आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिखेगा अपना परफॉर्मेंस में, बिकॉज स्पीड आप क्या हो ना, आप ऐसा जोन में जा चुके हो जहाँ पे आप बैठ के उस चीज़ को समझ के एनालाइज करके सॉल्व कर रहे हो, एंड सडनली जब आप प्री में जाओगे विच रिक्वायर स्पीड, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपका स्पीड बहुत ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे एक बहुत ड्रॉप दिखेगा आपका प्री परफॉर्मेंस में। तो वहाँ पे डर जाते हैं बच्चे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब अब इसको कैसे करें, मेंस करने कैसे करें, प्री चला गया। प्री गया नहीं है, मेंस में जो आप पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, अरिथमेटिक पढ़ रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हो। प्री में क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है, अरिथमेटिक है, जस्ट क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है। तो उस लेवल में आप अडेप्ट हो जाओगे 2 डेज़ 3 डेज़, कुछ लोगों को 10 डेज़ भी लगे तो कोई बात नहीं, आप 10 डेज़ में आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उस लेवल पे, एंड देन यू विल गो विद द फ्लो और एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही होता है सर प्रीलिम्स में। तो हम प्री और मेंस की बातें हो गई, अब सिलेक्शन की तरफ फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी कैसी रही, कोई आपने उसके लिए स्पेशल कोई क्लासेस वगैरह ली हैं या फिर कुछ स्पेशल स्टडी मटेरियल था, खुल के बताइए इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन सर ऐसा था कि मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस मैंने डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंटरव्यू के पहले जो सबसे ज़्यादा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि इतने कम टाइम में कैसे कवर करें बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि इंटरव्यू में जो होता है कि इंटरव्यू डेट से लगभग 1 वीक के पहले का जो करंट होता है, जो भी न्यूज़ में है टॉपिक्स, वो सारा रिवाइज करके जाना होता है। एंड बैंकिंग अवेयरनेस में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप बैंक में जॉब करने जा रहे हो तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस पता ही होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा ईयर बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ के चलते हैं एंड इंटरव्यू के पहले जंप करते हैं कि हम बैंकिंग अवेयरनेस में जाएंगे। तो ये ऐसे करेंगे तो पैनिक तो सर क्रिएट हो गई। शॉर्ट टर्म में आप बैंकिंग अवेयरनेस पे वर्क करोगे या अपना HR प्रोफाइल में वर्क करोगे, दोनों को ही आपको संभालना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बैंकिंग पूछते हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ HR पूछते हैं, कुछ तो आपके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स है उससे भी पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे आप इतना सारा कुछ उतने शॉर्ट टाइम पे करोगे ना, पैनिक कर जाओगे। तो इसलिए आई से कि बैंकिंग अवेयरनेस जो ड्रॉप करके चलते कि बैंकिंग अवेयरनेस एग्जाम इंटरव्यू के बाद देंगे या मेंस के टाइम पे, आई वोंट से दैट। आपके पास अभी जैसे अभी जो टाइम है, आई से दिस इज़ द गोल्डन पीरियड। यहाँ पे अभी कोई एग्जाम लाइंड अप नहीं है मेजर, और टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा है। अभी आप बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर कर लो, हार्डली 2 मंथ्स लगेंगे, 2.5 मंथ्स लगेंगे। आप एक वीडियो को देखते जाओ आपको समझ में आने लगेगा। बैंकिंग अवेयरनेस अभी से आप स्ट्रॉन्ग कर लो, ये इंटरव्यू में भी आपका हेल्प करेगा, GA पार्ट में भी हेल्प करेगा। और बैंकिंग अवेयरनेस जितना अच्छे से पढ़ोगे आप, GA का जो डेली GA का और करंट अफेयर्स होता है वो भी और बेटर कनेक्ट कर पाओगे। दोनों चीज़ हो गया यहाँ से। इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन में क्या होता है, अपना पर्सनल प्रोफाइल में से थोड़ा वर्क करना होता है। आपको सारा आंसर्स मतलब खुद से सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये हुआ है तो आपने ये क्यों किया। जैसे कि आपने बैंकिंग क्यों चुना, अगर वो पूछ लिए तो यू विल से कि ओके इस वजह से चुना, एंड दैट टू कोई रटा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो हमारे सामने बैठे हैं कब वो कौन है देख लो पहले, मतलब इतने हाई प्रोफाइल मतलब बैंकर्स है, उनको पता चल जाता है कि आप ब्लफ कर रहे हो या फैक्ट बता रहे हो। तो बी जेन्युइन,
जो भी आपका रीज़न एक्चुअल रीज़न है उसी को फ्रेम करो, बट ऐसा फ्रेम करो कि विच डजेंट गो नेगेटिव वे, अच्छे वे में उसको फ्रेम करो। उसके लिए आप वीडियोस देख लो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरव्यू कोर्स लेना तो डेफिनेटली इंटरव्यू कोर्स भी ले सकते हो। मेरे को जैसे क्या था कि RRBPO, सिंस मेरा RRBPO में अच्छा मार्क्स था तो ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट देते थे, तो वहीं से मेरे को एक ऑफर आया था कि फ्री में वो लोग मेरे को इंटरव्यू का जो बैच होता है वो प्रोवाइड किए थे। तो वहाँ से मेरा इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। एंड RRBPO में जब इंटरव्यू देने गए तो RRBPO का इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया था। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सारे के सारे क्वेश्चंस का लगभग मैंने आंसर कर दिया था वहाँ पे। और सिंस एक रीजनल लेवल एग्जामिनेशन होता है, तो जो एक नेगेटिव पॉइंट रह गया था कि मेरे को उड़ीसा में हम रहते तो मेरे को ओडिया स्पीकिंग उतना फ्लुएंट नहीं है। इस वजह से वहाँ पे उन्होंने ये पूछ लिया कि आप इतना, हम इंग्लिश पे दे रहे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपने इंग्लिश में दे रहे हो इंटरव्यू, तो आप कैसे मतलब उड़िया मैनेज करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा वो ऑफ द टॉपिक चला गया, वरना फिर इंटरव्यू अच्छा गया था। एंड इन IBPS इंटरव्यू जो अभी मेरा शेड्यूल था, इसमें आई रिमेंबर कि बात करते करते इवन आई डिड ब्रेक डाउन इन 1-2 मोमेंट्स में। उन्होंने मेरे को पूछ लिया कि इंटरव्यू में मैंने जो चेयरमैन थे सामने थे, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन यही मतलब पूछा, इंट्रोड्यूस करवाया, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एंड उन्होंने पूछा आप 2020 से आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ और अभी जो इंटरव्यू था 2023 में था, इस पीरियड में आप क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे आई डिड ब्रेक डाउन, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो इमोशनल कनेक्ट हो गया फैमिली वाला, जैसे मैंने बताया। तो वहाँ पे आई ब्रेक डाउन। तो उन्होंने बोला विकी डोंट पैनिक। एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्रिप्टो करेंसी वगैरह पूछा और 1-2 क्वेश्चंस नाबार्ड के जैसे पूछा, कब एस्टैब्लिश हुआ था। नाबार्ड और DICGC जो है उनका ईयर लगभग सेम है, 1982 एंड 1962। तो एक्चुअल आंसर जो था वो आई थिंक 1982 था, मैंने 62 बोल दिया था। तो ये भी एक नेगेटिव था, मेरे को लग रहा था ख़राब मार्क्स जाएगा, बट फिर भी मेरे को 70 मार्क्स मिल गए इंटरव्यू में IBPS PO में। तो आई विल से कि आप वो वहाँ पे आई थिंक कि नॉलेज टेस्ट उतना बेटर हाई वे में नहीं करते, वो टेस्ट करते कि आप कितना बेटर वे में टैकल करते हो, कि नहीं कोई भी सिचुएशन आपके ऐसा पास आता है जिसका जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप पैनिक कर जाते हो, घबरा जाते हो, नहीं होगा मेरे से, भाग जाते हो। वो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक वो लोग ये टेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना वर्क करके ठीक कर लोगे, इट्स योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड थ्रू आउट द लॉन्ग टर्म बेटर रखना होगा, पॉजिटिव वे में रहना होगा, तो डेफिनेटली दैट विल रिफ्लेक्ट। बेसिकली हम जो क्लासेस में बोलते हैं, आपने हाँ, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, मतलब 1 महीने में आप जड़ी बूटी खा के कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपको चलते रहना होगा, तो दैट विल रिफ्लेक्ट। तो अमन, हमने आपसे जान ली सारी बातें जितनी हो सकती थी एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू के बारे में बातें। और उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक हैं उन सभी को बहुत सारी जानकारी मिली होगी अमन से। एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट टॉक हुई है और सच में ईमानदारी से अमन ने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। अमन, अब बारी आ गई है उस सेक्शन की जो बहुत फेमस है, क्या? और वो सेक्शन होने वाला है जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। अब माई पर्सनल इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा। आपने बहुत सारे फॉर्मल इंटरव्यू दे दिए हैं, अब एक और इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, और ये होगा फास्ट इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। ओके मैन, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नाम चेंज करना पड़े तो क्या नाम रखेंगे अपना? सौरभ। सौरभ। इस साल सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखी, कोई भी मूवी या टीवी शो? नो, एग्जामिनेशन। कोई मूवी नहीं देखी आपने इस साल? ओके, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? IAFS। IAFS, ओके। ऐसी कौन सी ऐप है जिसको हेट तो करते हो मगर यूज़ भी करते हो? ऐप? हाँ। इंस्टाग्राम। ओके। और अगले 10 साल में खुद को कहाँ देखते हो? डेफिनेटली इधर IAFS और RBI ग्रेड बी ऑफिसर। ओके। अगर आपको दिया जाए 30 सेकंड में वर्ल्ड में सबसे फेमस हो, 30 सेकंड में सारा टेंशन आपके ऊपर है, यस, क्या बोलना चाहोगे? सो फॉर 30 सेकेंड्स आई वुड से कि डोंट फाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लड़ो एक दूसरे से, जो भी है उस चीज़ को बेटर वे में समझ के कॉम्प्रोमाइज़ करके एक बेटर वे में लिव करो। ऐसा नहीं किसी चीज़ को पकड़ के लड़ते रहो कि उसी को सही साबित करना है। लिव पीसफुली। ओके। अगर आपको काम करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं फिर भी आप उस काम को कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है? आई एम डूइंग दैट राइट नाउ। यूट्यूब आई हैव अ चैनल इन यूट्यूब एंड आई एम थिंकिंग आई वोंट मोनेटाइज दैट चैनल। चैनल का नाम क्या है? अमन जायसवाल सर। ओके अमन, ऐसी कोई मूवी जो सबने देखा है, मतलब ऐसा लगता है वो सबने देखी होगी मगर आपने नहीं देखी, कोई है? DDL जैसे, दैट इज़ टू फेमस बट आई हैवंट वॉच्ड दैट। ओके अमन, दैट वाज रियली फास्ट, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अमेजिंग आंसर्स, दैट विद ग्रेट स्पीड। और इसी के लिए आपको एक जो होता है ना रैपिड फायर जब भी होते हैं तो गिफ्ट हैम्पर सा कल्चर होता है, CTWT की तरफ से आपको दिया जा रहा है एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट हैम्पर। सो दिस इज फॉर यू अमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
तो अमन, CTWT पर एक प्रथा रही है टैग टॉपर। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, आपके कोई दोस्त या जानने वाले होंगे जिन्होंने इस साल सिलेक्शन लिया होगा, तो जिनको आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आए, अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करें, अगर आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है तो। सर आई रिमेंबर मेरे थ्रू आउट द जर्नी एक फ्रेंड बनी थी, अदिति मिश्रा करके। शी इज़ अ वेरी गुड एस्पायरेंट, मतलब 21 ईयर्स की एज एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। आई वुड लाइक टू सी हर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। अदिति मिश्रा जी, जल्दी ही CTWT टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और आई एम श्योर, जैसा कि अमन बता रहे हैं कि 21 की एज में आपने इतना शानदार सिलेक्शन लिया है, तो डेफिनेटली सब लोग चाहेंगे कि आपकी जर्नी से भी वो रूबरू हो सकें। अदिति जी, इंतज़ार रहेगा आपका। तो अमन, इतनी सारी बातें हमारे बीच में हुई, कोई एक फाइनल मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज विच आई विल से एस्पिरेंट्स की, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नो यू आर इनटू समथिंग, आप प्रिपरेशन के अंदर हो। जब प्रिपरेशन के अंदर हो तो टेक इट एज अ चैलेंज, कि आप सोचो कि इसको चैलेंज की तरह लेते हैं, अपना फुल बेस्ट जितना हो सके उतना दीजिए। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि इट इज़ द लास्ट थिंग। आप अपना बेस्ट दीजिए, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पे हो गया। एग्ज़ाम अगर क्रैक नहीं भी करते तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए और अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, ऐसे हाफ माइंड से एफर्ट मत दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। अमन, सारी बातों के बाद एक ही चीज़, और वो मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए पूछ सकते हैं, CTWT पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मेरा भी डेब्यू है, आपका भी डेब्यू है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी इन डेप्थ मैंने ऑलरेडी ट्राई किया कि मैं इन डेप्थ सब कुछ बता पाऊँ, बट स्टिल सिंस टाइम लिमिट की वजह से आई हैव नॉट सेड मेनी थिंग, बट स्टिल बहुत सारे कुछ मैंने बता रखे हैं। आई नो डेफिनेटली दिस विल हेल्प अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। तो इट वॉज अ ग्रेट मतलब एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये थे अमन जायसवाल हमारे साथ, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ शेयर की। उम्मीद है अपनी तैयारी में आप उस सीख का, इनकी जर्नी के, इनके जो सक्सेस रही है उसमें किस तरह से उन्होंने अपने अप्स एंड डाउन्स आपके साथ शेयर किए, उनका आप यूज़ कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। और जैसा अमन ने बताया था ना कि तैयारी की शुरुआत में इन्होंने CTWT में आने का ख्वाब देख लिया था, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ वैसा ही करके दिखाएं, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी कई सारे लोग आने वाले समय में इसी सीट पर बैठे दिखेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स क्रैक इट।